नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने घरों पर ठीक होंगे। बच्चों, अभी स्कूल खुलने का समय नहीं हुआ है। मतलब आगे भी संभावना ये है कि ऑनलाइन क्लासें ही रहेंगी। तो आप अपनी पढ़ाई है वो घर पर करते रहें। मैं आपकी हेल्प करूँगा। आज हम कक्षा 10 विज्ञान है उसका चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड में पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। तो शुरू करिए चैप्टर सेकंड, पार्ट सेकंड। हमारा टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। एसिड और बेस के सॉल्यूशन है कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक हैं वो एसिड के क्या करेक्टर फीचर्स होते हैं, बेस के क्या होते हैं, एसिड बेस आपस में क्या रिएक्शन करते हैं, मेटल के साथ में क्या रिएक्शन करते हैं, वो सारी चीजें इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक प्रिसाइज वे में, मेथड में हमने टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। तो शुरू करते हैं। हाउ स्ट्रोंग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। कि हाइड्रोजन आयंस सॉल्यूशन के अंदर कितना है उसको आप कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है। इसको कैसे जांचेंगे, उसको जांचने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर को क्या कहते हैं, कई सारे इंडिकेटर्स को, इंडिकेटर का मतलब सूचक होता है, इंडिकेटर्स को मिला करके और यूनिवर्सल इंडिकेटर तैयार किया जाता है। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मतलब वो सॉल्यूशन है, जो अलग अलग इंडिकेटर हैं वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर अलग अलग कलर्स देते हैं। A scale for measuring hydrogen ions concentration in a solution is called pH scale. पीएच स्केल आपने सुना हुआ है, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं और आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है। पीएच स्केल, पी का मतलब होता है पोटेंज इन जर्मन, और पावर, पोटेंज का मतलब होता है पावर। कि कितने स्ट्रोंग हैं, कितने हाइड्रोजन आयंस उसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, वो कौन बताएगा। ये पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो शो करते हैं। पीएच इज मेजर्ड फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। मतलब पीएच जो मेजरमेंट होता है, स्केल होता है, वो 0 से 14 होता है। और इसमें आपको पता है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होता है, वो 7.0 होता है। तो 7 से कम वाले हैं वो एसिड होंगे, और 7 से ऊपर वाले हैं वो बेस होंगे। तो जितना कम होगा, मतलब 0 की ओर जाएंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। और 14 की ओर अगर आप जाएंगे तो उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा, एल्कलाइन होगा सॉल्यूशन। Higher the H plus ions concentration, lower is the pH value. जितने H प्लस आयन हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे उतना ही पीएच वैल्यू कम होगा। इसका मतलब है उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन दैट इज 7, वैल्यूज लेस देन 7 रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने अभी आपको बताया कि 7 से कम है वो एसिडिक सॉल्यूशन को शो करते हैं, और 7 से ऊपर वाले हैं वो बेस को बताते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन बताते हैं। वैल्यूज मोर देन 7 रिप्रेजेंट्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। पीएच वैल्यू फ्रॉम 7 टू 14 रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन ओएच माइनस आयंस। मतलब OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसका मतलब है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन है। और H प्लस आयंस की सॉल्यूशन में मात्रा बढ़ती है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जनरली पेपर
impregnated impregnated with the universal indicator used for measuring pH वैल्यू को शो करने के लिए आप pH पेपर का यूज करते हैं। आपको यहाँ वैल्यू दिखाया है बच्चों, यहाँ pH की वैल्यू, जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीजेज 0 से 7 के बीच में होता है, मतलब 7 से और 0 की ओर जाएंगे तो एसिडिक नेचर का होगा, वहां पर हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज्यादा होंगे। और 7 से 14 के ओर जाते हैं बेसिक नेचर होगा, और वहां पर किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, OH माइनस आयंस की मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और H प्लस आयंस की घटती जाएगी। जस्ट इसके उल्टे है कि यहाँ पर 0 से 7 है वहां H प्लस आयंस हैं, और 14 की ओर जाएंगे तो H प्लस आयंस कम होते जाएंगे, OH बढ़ते जाएंगे, इधर OH माइनस है वो कम होते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो आयन की कंसंट्रेशन है वो रिप्रेजेंट करती है एसिडिक और बेसिक को, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को, और इसके मेजरमेंट को हम बोलते हैं पीएच वैल्यू बोलते हैं, जो 0 से 14 होती है, मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए कौन कौन से क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या पीएच वैल्यू उनकी होती है। ये देखिए आप पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पर, पीएच वैल्यूज ऑफ वेरियस सॉल्यूशंस, जैसे सॉल्यूशन सलीवा बिफोर मील, हमारे मुंह के अंदर जो पानी आता है वो पीएच पेपर, अगर उस पानी में लार में सलीवा में अगर पीएच पेपर डिप करते हैं, पीएच को आप ऑब्जर्व करते हैं तो ग्रीन कलर आता है, और ग्रीन कलर का मतलब होता है उसका पीएच कितना है, वो 6.8 टू 7.4, मतलब वो हल्का एसिडिक है और हल्का एल्कलाइन मीडियम है, वो न्यूट्रल के आसपास की वैल्यू आ रही है। स्लाइटली एसिडिक टू बेसिक, और सलीवा आफ्टर मील, जब आप खाना खा चुके हैं, खाने से पहले लार आना और खाने के बाद में जो लार होती है वहां पीएच वैल्यू बदल जाती है, उसका पीएच कलर क्या होगा, येलो ग्रीन होगा, और वो होगा 5.8। 5.8 का मतलब है कि ये 7 से नीचे की ओर जा रहा है, तो वो कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। थर्ड लेमन जूस, इसका पीएच होगा ऑरेंज, और ऑरेंज का मतलब है कि इसका पीएच वैल्यू है वो 2.2 मींस एसिडिक है, और वो आप इसको कहते हैं, कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, क्योंकि 7 से वो काफी कम वैल्यू है 2.2, तो एसिडिक है। फोर्थ कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जो कलरलेस एरेटेड ड्रिंक होती हैं पीने वाली, उनको हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्ट ड्रिंक्स होते हैं उनका पीएच अगर हम देखते हैं तो येलो आता है, मतलब 4.0, ये भी एसिडिक है। इसके बाद में कैरेट जूस, जो गाजर का जूस होता है, रस होता है, वो उसका पीएच आएगा येलो ग्रीन मींस 6.0, वो भी एसिडिक है। कॉफी, कॉफी वैसे कलर उसका अलग होता है, परंतु पीएच पेपर का कलर क्या आएगा, पीएच कॉफी में सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कैसा आएगा, येलो आएगा, और उसका पीएच है 4.5 वैल्यू है, एसिडिक है। टोमेटो जूस येलो 4.3 एसिडिक। टेप वाटर ग्रीन, अगर नल का पानी है वो ग्रीन आ रहा है तो उसका पीएच वैल्यू क्या है, 6 से 8.5 मींस वेरीड करेगा, वो 6 से 7 के बीच में वो स्लाइटली एसिडिक है कि वो न्यूट्रल है, 8.5 है तो वो हल्का सा एल्कलाइन है। ये वेरी करता है नल में कहां से पानी आ रहा है उसके आधार पर। 1 NaOH डार्क ब्लू कलर आएगा, डार्क ब्लू का मतलब है उसकी पीएच वैल्यू 14 है और वो बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और 1 HCl यहाँ रेड आएगा, रेड का मतलब है कि उसका जो पीएच वैल्यू 0 है और 0 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। और इस तरीके से आप इसको पीएच वैल्यू को यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। ये देखिए, यहाँ देखिए 0 स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद में ये गैस्ट्रिक जूस है वो 1.5 के लगभग होता है,
मतलब स्ट्रोंग एसिड होता है जो हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, वो इसको एसिडिक बनाता है, स्ट्रोंग एसिड बनाता है। लेमन जूस है उसका 2.2 है। इसके बाद में प्योर वाटर है, उसका पीएच 7 होता है, मतलब न्यूट्रल। और ब्लड का पीएच क्या है, याद रखने वाली बात है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मतलब हल्का अल्कलाइन मीडियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 पीएच होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो पीएच होता है वो 14 होता है, मतलब स्ट्रोंग अल्कलाइन मीन है उसका नेचर। इसके बाद में the strength of acids and bases depend on the number of H plus ions and OH minus ions produced रेस्पेक्टिवली। मतलब स्ट्रोंग एसिड है कि स्ट्रोंग बेस है, वो किस पर निर्भर करता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। जितने H प्लस आयंस ज्यादा होंगे वो उतना स्ट्रोंग आगा, और घटते जाएंगे तो वो स्लाइटली वीक एसिड होगा, या इधर बढ़ेंगे 7 से ऊपर जाएंगे, OH माइनस बढ़ते जाते हैं, तो वो उसको अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। तो देखिए कैटेगराइजेशन देखिए, स्ट्रोंग एसिड्स produce more hydrogen ions, example HCl, H2SO4। weak acids produce less hydrogen ions, example है CH3COH, acetic acid। strong bases produce more OH minus ions, example NaOH, KOH। और weak bases produce less OH minus ions, example NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आपकी जिंदगी में पीएच वैल्यू की कितना इंपॉर्टेंस है वो हम चर्चा कर रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट है या एनिमल है वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। दे कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। मतलब आप सॉइल में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉइल रखेंगे प्लांट को, तो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेंगे। अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा में वो ग्रो नहीं करते। तो नैरो रेंज का मतलब है कि बहुत कम परिवर्तन होना चाहिए। और एनिमल्स हैं वो भी आप देखिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉइल है या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉइल है वहां पर एनिमल सरवाइव नहीं कर सकते, रह नहीं सकते। इसी तरीके से पानी के अंदर भी अगर एसिडिक वाटर होगा या अल्कलाइन वाटर होगा तो वहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका सरवाइव होना मुश्किल होता है। Our body works at the pH range of 7.0 to 7.8। हमारा जो बॉडी का पीएच है वो 7 से 7.8 होता है। हल्का सा मतलब क्या कहेंगे उसको, एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। when pH of rain water is less than 5.6 it is called acid rain। एसिड रेन के अम्लीय वर्षा के बारे में आपने खूब सुना है। जब SO2 और NO2 गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में ज्यादा हो जाती है तो वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और उसका पीएच है वो क्या हो जाता है, बारिश का पीएच है, रेन वाटर का पीएच है वो डाउन हो जाता है, और वो एसिड रेन के रूप में गिरती है बारिश। और इसका परिणाम होता है कि जहां पर भी वो बारिश गिरेगी वहां पेड़ पौधे हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे। तो व्हेन इट फ्लोज इनटू रिवर्स इट लोवर्स द पीएच ऑफ रिवर। रिवर वाटर है उसका भी पीएच उसने डाउन कर दिया है। इट एडवर्सली अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो पानी का पीएच है डाउन होते ही वहां रहने वाले जीव जंतु उनके लिए खतरा पैदा कर देती है। इसके बाद में सुनिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकग्राउंड। आपके सॉइल का पीएच है, वो आपके आसपास जो मिट्टी मिलती है उसका पीएच कितना है, इसको पता लगाना है। टू फाइंड आउट द पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक देयर पीएच एज गिवन बिलो। आप अपने आसपास की मिट्टी लीजिए और उसका पीएच चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, put about 2 gram soil in a test tube and add 5 ml water।
दो ग्राम मिट्टी लेकर के उसमें 5 ml पानी मिला करके सॉल्यूशन तैयार करना है। सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से घोलिए, मिलाइए, सॉल्यूशन बनाइए। फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। आप वहां देखिए कि उसको फिल्टर करने के बाद में उसमें H+ आयन सॉइल में कितने थे, वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे फिल्ट्रेट में। चेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल करके देखेंगे तो पीएच पेपर है वो, पीएच वैल्यू कितनी आएगी वो आप देख सकते हैं। पीएच पेपर डिप करके भी आप सॉइल को टेस्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। और जो अगर एसिडिक सॉइल है तो भी वहां प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं। एल्कलाइन सॉइल है, क्षारीय मृदा है, वहां पर भी समस्या है। तो आइडियल पीएच वैल्यू सॉइल की कितनी होनी चाहिए जहां फसलें अच्छी हो सकती हैं, वो है 6 to 7, मतलब नियर टू न्यूट्रल है, वो सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कहीं पर खेत खेत में आपके आसपास बीज नहीं उग पा रहे हैं, फसल नहीं हो पा रही है, तो पीएच वैल्यू जरूर जचवाइए, जरूर टेस्ट करवाइए। अ, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पर सॉइल टेस्टिंग सेंटर बने हुए हैं, लेबोरेटरीज है, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जमीन की मिट्टी है, मृदा की जांच करवा सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कोई भी किसान है, अपनी मिट्टी है, उसका पीएच वैल्यू, उसके सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट है, उसकी जांच करवा सकते हैं। मतलब मिट्टी है वो कैसी है, वो फसल उगाने लायक है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। जो आइडियल सॉइल, उचित जो मृदा का पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में देखिए पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पीएच होता है? स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपके जो स्टमक होता है, जो पेट है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होता है। और HCl के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पेट के अंदर जो HCl रिलीज होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब इतना खतरनाक एसिड है कि अगर उसको आप अपने हाथ की हथेली पर रख दे तो वो जला करके नीचे से पार हो जाए, इतना खतरनाक एसिड आपके स्टमक में रिलीज हो रहा है। फिर हमारा स्टमक है क्यों सुरक्षित है? उसका कारण है कि वहां पर म्यूकस लेयर होती है और वो प्रोटेक्ट करती है, वो स्टमक वॉल के साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांटेक्ट नहीं आने देती, और इसलिए हम सुरक्षित है। तो ये क्यों रिलीज होता है ये आपको पता है? स्टमक में जो फूड आता है उसके साथ में अगर बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आते ही जल जाएंगे, मर जाते हैं। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and cause pain and irritation। जब इंडाइजेशन होता है, पेट में खराबी होती है, तो बहुत ज्यादा पेट के अंदर एसिड रिलीज हो जाता है, वो एबनॉर्मल सिचुएशन है, और दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एसिड आपके पेट को अंदर की ओर से जलाना शुरू कर दिया। इससे बचाव का तरीका क्या है? आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन करवा दीजिए। एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो आपके पेट के अंदर एसिड बन रही है, गैस्ट्रिक कई बार लोग कहते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी किसकी वजह से हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। और उसको न्यूट्रलाइज करना, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करेंगे? to get rid of pain, bases called antacids। एसिड के अगेंस्ट में जो बेस होते हैं, एंटासिड्स आर यूज्ड, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ए मिल्ड माइल्ड बेस होता है। बेस को लेकर के और आप ले लेते हैं तो वो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होते ही आपके पेट में आराम मिल जाता है। तो ये एसिड और बेस का पीएच वैल्यू पता होना, इनके क्या हमारे डेली लाइफ में यूज हैं, वो हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। यहां पर भी देखिए
tooth enamel is made up of calcium hydroxy एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे बना हुआ है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट का एनेमल दांतों के ऊपर परत चढ़ी हुई है जिसको टूथ एनेमल बोलते हैं। किसका बनाया है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी हुई है, जो कैल्शियम फोस्फेट से बना हुआ एक परत है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परत होती है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे जो शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई सब्सटेंस है तो वो दांतों के ऊपर लगा हुआ एनेमल है जो कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में नहीं गलता, और आपके दांतों को मजबूती देने में मदद करता है। और साथ में जो चमकीलापन है दांतों का वो भी इसी की वजह से। बैक्टीरिया इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। क्योंकि आप खाना खाएंगे तो बैक्टीरिया है वो खाने के पार्टिकल में लगते हैं, तो वहां वो फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड टूथ एनेमल को डैमेज करना शुरू कर देता है। और वो एसिड जो प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, वो उसका पीएच कितना है? 5.5, मतलब काफी स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग एसिड है। और वो स्ट्रोंग एसिड इस कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है या एनेमल है, उसको गड़ाना शुरू कर देगा, डिके करना शुरू कर देगा, जिसको कहते हैं टूथ डिके। यूजिंग टूथपेस्ट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। मतलब दांतों की ब्रश करने के लिए लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं, क्यों दातुन की जाती है, क्यों पेस्ट की जाती है? आप देखिए कि जो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं वो कौन से हैं? बेसिक है, जो आपके दांतों में लगे हुए बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे, आप ब्रश करेंगे तो वो बेस और एसिड मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं और आपके दांत हैं वो गड़ने से सड़ने से बच सकते हैं। तो इसलिए दातुन है वो की जाती है। वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं दांतों को चमकाने के लिए, तो बैक्टीरिया वो मारता नहीं मारता है वो अलग बात है। और एक सर्वे आया था कि कोई भी टूथपेस्ट है वो बैक्टीरिया नहीं मारता, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या चाहिए? एंटीबायोटिक्स चाहिए, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चाहिए, और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन टूथपेस्ट में होती नहीं है। इसलिए 12 घंटे की सुरक्षा, 18 घंटे की सुरक्षा, 24 घंटे का सुरक्षा चक्र ये ऐड दिखाए जाते, गलत है। सिर्फ उसका लॉजिक है कि टूथपेस्ट में बेस है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है। तो दांतों को आप घिसेंगे, बहुत ज्यादा घिसेंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो पेस्ट है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है, और न्यूट्रलाइज होने से टूथ डिके है, दांत सड़ने से बच जाते हैं। तो देखिए एसिड बेस का पता लगने से कितने फायदे हो रहे हैं हमारे डेली लाइफ में। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय ऑर्गेनिजम्स थ्रू केमिकल वारफेयर। मतलब बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र चक्र तैयार करते हैं अपने लिए। अपने पास में कुछ इस तरीके के एसिड रखते हैं जिससे वो डिफेंस कर सके, सुरक्षा दे सके। यहाँ देखिए बी स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, अप्लाइंग माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। ध्यान से सुनिए, जो चींटी होती है या जो मधुमक्खी होती है या वास्प होता है, ततैया होता है, आपको डंक मारता है, बाइट करता है, तो आपकी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहा है? फॉर्मिक एसिड। और जैसे ही फॉर्मिक एसिड जाता है आपके स्टिंग के बॉडी के अंदर, स्टिंग के द्वारा, तो हमें जलन होती है, बहुत तेज जलन होती है, दर्द होता है, इरिटेशन होता है। इसको कैसे ठीक करेंगे? बेकिंग सोडा आपके पास में घर में जो खाने का सोडा है उसको लगा लीजिए, क्योंकि एसिड डाला है इंजेक्शन के रूप में, बाइट के रूप में, तो आप बेस लगा दीजिए, रगड़ दीजिए, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। और एक और तरीका बताता हूं बच्चों, अगर ततैये ने या मधुमक्खी ने या चींटी ने आपको कहीं पर काट लिया है तो टूथपेस्ट आपके घरों में तुरंत उस जगह पर टूथपेस्ट लगाइए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि टूथपेस्ट भी बेस होते हैं, तो आपको जरूर रिलैक्स मिलेगा।
Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid, causing burning pain. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the डक प्लांट, वहां वो उसको रगड़ा जाता है तो उससे आराम मिलता है। वहां पर लॉजिक क्या है कि वहां पर भी बेस है, बेस रिलीज हो रहा है तो आराम मिलेगा। इसके बाद में सम नेचुरली अकोरिंग एसिड्स, नेचुरली जो एसिड पाए जाते हैं नेचर में, हमारे जो पेड़ पौधों से मिलते हैं या जो घरेलू वस्तुएं होती हैं जो जानवरों से जो मिलते हैं, वो क्या है? तो ये कहना चाहिए कि जो नेचुरली नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उन एसिड्स को आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिलेंगे। वो नेचुरल सोर्स क्या है? विनेगर है और एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। विनेगर से आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। इसके बाद में ऑरेंज जो संतरा है उससे सिट्रिक एसिड मिलेगा। टेमारिंड टार्टेरिक एसिड मिलेगा। जो इमली होती है उससे टार्टरिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सोर मिल्क कर्ड जो होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड। लेमन सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग जो चींटी काटती है उसमें कौन सा एसिड है? मीथेनोइक एसिड है। और नेटल स्टिंग मीथेनोइक एसिड। तो ये एसिड्स हैं नेचुरली ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनमें होते हैं। एसिड्स इन अदर प्लेनेट्स, the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of sulfuric acid। ये बहुत जरूरी है। जो वीनस का जो चमकीलापन भारी एरिया हमें दिखाई देता है वो कौन से एसिड की वजह से बन रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड की लेयर है इसलिए वो वीनस है, आपको चमकते हुए दिखाई देगा। और नेक्स्ट है, लास्ट हमारा पॉइंट है मोर अबाउट साल्ट्स, फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट का मतलब है एसिड और बेस से मिलकर के जो बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उनको हम साल्ट बोलते हैं। साल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो इनके बारे में देख लीजिए। Salts having same positive or negative radicals belong to a family. Example NaCl, Na2SO4 belong to family of sodium salt. NaCl and KCl belong to the family of chloride salt. तो अलग अलग ग्रुप बनाए गए उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स के बेस पर। तो कौन कौन से हैं? साल्ट एंड देयर केमिकल फॉर्मूला और फॉर्म्ड फ्रॉम विच एसिड एंड बेसेज। ये साल्ट के नाम दिए हैं और वो कौन से एसिड बेस के रिएक्शन करने से, मिलने से बनते हैं। पहला है सोडियम सल्फेट K2SO4, ये बनेगा K2SO4 बनेगा H2SO4 प्लस KOH। ये H2 सल्फ्यूरिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो उससे मिलकर के बनेगा H2SO4 प्लस KOH इक्वल टू K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH से H2SO4 प्लस NaOH से बनेगा Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये बनेगा H2SO4 प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 H2SO4 प्लस MgOH2, तो इनसे मिलकर के रिएक्शन करके ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CuOH2। तो इनके रिएक्शन से इसके बाद में सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है HCl प्लस NaOH से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बनता है NaCl, जो खाने का नमक होता है, साल्ट, टेबल साल्ट है, वो इनसे, इन एसिड और बेस से मिलकर के बनता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 HNO3 प्लस NaOH से। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनेगा H2CO3 प्लस NaOH से। और अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl, ये बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से। तो कौन कौन से साल्ट हैं और कैसे बनते हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है, आपकी जिंदगी में ये काम आएंगे।
बच्चों साइंस है वो सिर्फ आपके नंबर के लिए नहीं है, आपकी परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। आप जितने भी कंपटीशन देंगे सभी में जनरल साइंस में ये सारी बातें पूछी जाएंगी, तो जरूर याद रखिए इनको। पीएच ऑफ साल्ट्स, साल्ट का पीएच क्या होता है? साल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के जो साल्ट तैयार होते हैं वो सारे न्यूट्रल होते हैं। पीएच 7 उनका होता है। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है तो वो एसिडिक साल्ट होगा। इस साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड वीक है तो वहां वो एसिडिक नेचर उसका साल्ट का होगा। pH of some salt samples soluble in distilled water and the acid and base used to form the salt are given below। क्या pH है वो साल्ट में सॉल्यूशन बनाते हैं? तो यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड 7 पीएच होता टेबल साल्ट का, ये एसिड यूज होते हैं HCl NaOH। पोटेशियम नाइट्रेट 7 HNO3 KOH से मिलकर के बनाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड 7 से बनेगा, 7 पीएच होगा, HCl प्लस AlOH3। जिंक सल्फेट इसका भी पीएच 7 है, मतलब न्यूट्रल है, ये बनेगा H2SO4 एसिड और ZnOH2। और कॉपर सल्फेट है वो मोर देन 7 है, H2SO4 CuOH2। सोडियम एसिटेट लेस देन 7 है, CH3 COH NaOH। और सोडियम कार्बोनेट है वो लेस देन 7, H2SCO3 NaOH। और सॉरी ये मोर देन 7। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो इसका H2CO3 और NaOH से बनेगा। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, कौन कौन से केमिकल्स हैं वो कॉमन साल्ट में मिलेंगे? कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl इज ए न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट अभी हम यहाँ पढ़ रहे थे, न्यूट्रल साल्ट है formed by reaction of HCl and NaOH solution। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के रिएक्शन से NaCl बनता है। NaCl इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर कंटेनिंग मेनी साल्ट। सी वाटर से अलग किया जाता है, जो खाने वाला नमक है उसमें कई सारे दूसरे साल्ट भी होते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड साल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स। दीज आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू impurities। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट। रॉक सॉल्ट का मतलब है कि जो काला नमक होता है वो उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती है, वो क्रिस्टल सॉलिड्स के फॉर्म में हमें मिलता है। देयर आर बेड्स ऑफ रॉक साल्ट फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाईगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल। मतलब समुद्र के अंदर वो एसिड और बेस मिल करके वो साल्ट बनाते हैं, और जब वो समुद्र सूख जाता है तो चट्टान के रूप में बन जाता है, और वो चट्टान को फिर माइनिंग करके कोयले की खदान की तरह खोद करके निकाला जाता है, इसलिए इसको रॉक साल्ट या काला नमक बोलते हैं। कॉमन साल्ट इज यूज्ड इन फूड। खाने में आप नमक डालते हैं। इट इज ऑल्सो ए रॉ मटेरियल टू मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, खाने का सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, जो कपड़ा धोने का सोडा तैयार होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ये सारी चीजों में ये साल्ट है वो बहुत काम आते हैं, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride brine, it decomposes to form sodium hydroxide। it is called the Kohler alkali process। ये प्रोसेस को याद रखिए। जब सोडियम क्लोराइड में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म्ड कोलर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से कोलर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। 2NaCl
ये सॉल्यूशन ले रहे हैं +2H2O, ये पानी तो उसके सॉल्यूशन में है ही, ये आपस में रिएक्शन करके 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाते हैं। और क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। यहाँ कैथोड मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है रखती है, इसलिए कैथोड की ओर जाएगी। NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर यूजफुल, सभी काम के हैं। क्या काम आते हैं? यूजेज ऑफ NaOH, डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, ये सब चीजों में NaOH काम आता है। यूजेज ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस क्या काम आती है? फॉर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, क्लोरीनेशन करने से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। इन स्विमिंग पूल्स, मतलब क्लोरीनेशन करने से जो गंदलापन होता है पानी का वो साफ हो जाता है। पानी आप देखिए, क्लोरीन जो स्विमिंग पूल होते हैं उनका पानी बिल्कुल नीला दिखता, बहुत साफ दिखता है। वो किसकी वजह से? क्लोरीन डालने की वजह से स्विमिंग पूल है वो बिल्कुल ऐसे चमकते हैं, नीलापन दिखता है। पीवीसी बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, कीटाणुओं को मारने के लिए, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बनाने के लिए जो गैस एरोसॉल्स और रेफ्रिजरेटर में काम आते हैं, अभी इनको बैन कर दिया क्योंकि ये ओजोन गैस को डिप्लीट करते हैं। पेस्टिसाइड्स बनाने में भी क्लोरीन का काम होता है। और यूजेज ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस का भी काम है, बहुत काम आती है। फ्यूल्स, मार्गेरिन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें बनाने में काम आती है। ये देखिए आप रिएक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप NaCl है उसको घोल करके और तैयार करेंगे तो ये कैथोड की ओर, एनोड की ओर अलग अलग आयंस में टूट करके वो चले जाएंगे, वहां से उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में सेकंड देखिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, it is manufactured by using chlorine product during the electrolysis of brine। इलेक्ट्रोलाइसिस में ये काम आते हैं। ये देखिए, ये रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आप यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ आएगा वो रिएक्शन। क्लोरीन क्लोरीन एक्ट ऑन ड्राई एल्कल स्लैग्ड लाइम टू गिव ब्लीचिंग पाउडर। ये CaOH2 प्लस क्लोरीन ये क्या बना रही है? ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। CaOCl2 प्लस H2O, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आती है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ CaOCl2 इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। यूजिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के क्या उपयोग है दैनिक जीवन में? बहुत इंपॉर्टेंट बात। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब सफाई में उसको साफ करने में, स्मूथ बनाने में काम आती है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वुड को पेपर जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको ब्लीच करने में काम आती है। फॉर ब्लीचिंग वाश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में ब्लीचिंग करने के लिए, धोने में काम आते हैं। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इनको ब्लीचिंग पाउडर को काम लिया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। बच्चों आपने देखा होगा जो नल का पानी आता, कई बार उसमें अलग तरीके की बदबू या अलग तरीके का वाइटिस एक पानी दिखाई देता है, उसको पीने के लिए भी बोल दिया जाता है। वो पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाया गया जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं। और ये ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ पानी है वो कई बार घरों में सप्लाई किया जाता है। जो PSCD डिपार्टमेंट होता है या जो जलदाय विभाग होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर समय समय पर डालते रहता है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा क्या काम आता है? ये सारे साल्ट के दैनिक जीवन में हमें उपयोग पड़ रहे हैं। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, it is produced using sodium chloride plus H2O plus CO2 plus NH3। ये सारे सबस्ट्रेट मिलकर के बनाते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेकिंग सोडा है। इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट है। व्हेन इट इज हीटेड फॉर कुकिंग, फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। इसको 2NaH
CO3 इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस O2 बनती है। यूज क्या है बेकिंग सोडे के? टू मेक टेस्टी क्रिस्पी पैकारोज रेज, सॉरी पैकोरेज, मतलब पकोड़े हैं। अ, अंग्रेजी बोलना बड़ा खतरनाक हो गया यहाँ पर तो। टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए, गर्मा गर्म पकौड़े बनाने के लिए बेकिंग सोडा काम लिया जाता है। इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी पकाने में ये मदद करता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, when baking powder is heated or mixed in water following reaction occurs। क्या रिएक्शन होती है बेकिंग पाउडर बनाने में? NaCO3 plus H plus CO2 plus H2O सोडियम साल्ट ऑफ एसिड फ्रॉम फ्रॉम एनी एसिड से वो लिया जाता है। CO2 causes ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। CO2 रिलीज होने से बेकिंग की वजह से वो पफी हो जाती है, वो स्पंजी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो बेकरी उद्योग में ये काम आता है। इट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, बेकिंग सोडा इन एंटासिड का भी काम करता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, एसिडिटी इन स्टमक, यहां पर भी काम लिया जाता है। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको काम लिया जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा ये CO2 रिलीज करती है, रिएक्शन होने पर CO2 रिलीज करती है, और CO2 है वो आग बुझाने में भी काम आती है। तो बहुत यूज है बेकिंग सोडा के। इसके बाद में आ जाइए आप वाशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, a basic salt obtained from NaCl। NaCl is equal to NaHCO3 is equal to Na2CO3 sodium carbonate, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा बनेगा Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3 10H2O, यहाँ पर ये वाशिंग सोडा तैयार हो जाएगा। और वाशिंग सोडा के उपयोग देखिए, यूज्ड इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास सॉप, जो ग्लास तैयार किए जाते हैं वहां पर सॉप बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसको काम लिया जाता है। टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स बनाने में काम लिया जाता है। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, वो सफाई में भी काम लिया जाता है डोमेस्टिक पर्पज के रूप में। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अगर हार्ड पानी है, कठोर पानी है, तो उसकी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है जिससे वो मृदु जल बन जाए। आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, क्या होता है क्या? हीट few copper sulfate crystal in a dry boiling tube, copper sulfate becomes white and some water droplets appear in the boiling tube। मतलब आप उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कुछ पानी की बूंदें ड्रॉपलेट्स आपको वहां पर दिखाई देंगी। व्हेन 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर एडेड, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल रिस्टोर्स इट्स ब्लू कलर दे देती है वो। Copper sulfate crystals contain water of crystallization। When heated the crystals, this water is removed and the salt turns white। वापिस क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। ये रिएक्शन देखिए, ए पेयर ऑफ टोंग आपने लिया, उसके बाद में बॉइलिंग ट्यूब लिया, वाटर ड्रॉपलेट्स आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या चीज गर्म कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ले रहे हैं, सूखे क्रिस्टल ले रहे हैं, तो उसको गर्म करेंगे। आपके मुंह के दूसरी साइड से अपनी तरफ मुंह इसका टेस्ट ट्यूब में नहीं रखना है, दूसरी तरफ रखना अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पानी की बूंदें आपको दिखाई देने लग जाएंगी और ये क्या हो जाएगा? व्हाइटिश हो जाएगा। और जब उसमें पानी मिला देंगे वापिस ये ब्लू कलर में आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द मिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। 5 water molecules are present in one formula unit of hydrated copper sulfate। मतलब 5 पानी के मोलिक्यूल होंगे, CuSO4 5H2O,
सिमिलरली द मोलिक्यूल ऑफ Na2CO3 10H2O, यहाँ पर कितने वाटर के मोलिक्यूल है? 10। तो अगर इसको आप गर्म करेंगे तो वो कितने मोलिक्यूल वाटर के ड्रॉपलेट्स निकालेगा? ये 10 मोलिक्यूल्स निकालेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर जिप्सम इज ऑल्सो ए साल्ट पजेजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर भी वाटर के दो मॉलिक्यूल है, CaSO4 2H2O। और नेक्स्ट देखिए आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत काम के, चोट लग जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको काम लिया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या केमिकल फॉर्मूला, क्या रिएक्शन होती है, क्या उपयोग है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 Kelvin, it loses water molecules and becomes a white powder। जब उसको गर्म करते हैं जिप्सम को तो व्हाइट पाउडर बनता है। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देखिए, CaSO4 1/2H2O। Plaster of Paris, on mixing with water, it changes to gypsum again, giving a hard solid mass. CaSO4 1/2H2O plus 1.5 H2O is equal to CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको पानी के साथ में मिला करके रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा? वापिस जिप्सम बन जाएगा। Only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water। एक वाटर मॉलिक्यूल को दो CaSO4 यूज करते हैं, इसलिए 1/2 लिखा है। यूज देखिए, लास्ट पॉइंट है, यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूज्ड एज प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसका प्लास्टर किया जाता है। टू मेक टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, खिलौने बनाने में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका देवी की मूर्ति बनाने में। बंगाल में, बिहार में ये बनाए जाते हैं। इसके बाद में जो महाराष्ट्र है, गोवा है, वहां पर गणेश जी तैयार किए जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर तैयार होती हैं। टू मेक सरफेस स्मूथ, जो सतह है, सरफेस है, उसको स्मूथ करने में, और सीलिंग में भी जो इंटरनल डेकोरेशन के लिए जो छत होती है उस पर अलग अलग डिजाइन तैयार की जाती है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से। प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट्स इट्स नेम फ्रॉम लार्ज जिप्सम डिपॉजिट्स इन मॉन्टमार्टी मार्ट्री इन पेरिस। पेरिस में इसके बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से इसको बोला गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जिप्सम जमा हुआ था। ये मॉन्ट मार्ट्री कोई जगह का नाम है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आप किस तरीके से और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? टेक्नोलॉजी है वो इसको इम्प्रूव किया जाता है। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं बच्चों? आप अपने घर पर जरूर पढ़ाई करते रहे, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, क्योंकि स्कूल खुलने की अभी कोई संभावना नहीं है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो रद्द हो चुकी है, और आपके सेल्फ स्टडी में ये टॉपिक है वो बहुत मदद करेगा। मैं इसी तरीके के वीडियो आगे भी लेके आऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जब भी नया अपडेट आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इतना पेशेंस बनाए रखा, क्योंकि ये आपके लिए फायदे की चीज है, इसलिए आप लास्ट तक मेरे साथ में जुड़े रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।